हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए इतिहास पढ़ा रहा हूं। और दोस्त, इतिहास की हमने पहले 3 वीडियो बना दी थी। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था पाषाण काल के बारे में, यानी कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, मानव का विकास किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में हमने संपूर्ण वीडियो में डिस्कस किया था। और दोस्त, दूसरी वीडियो हमने बनाई थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस किस प्रकार से हुई, कहां से क्या क्या अवशेष मिले, उसकी वीडियो हमने बनाई थी दूसरी। यानी कि हमारी टोटल हो गई 3 वीडियो। ठीक है, अगर आपने अभी तक तीनों वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप जाकर देख लीजिएगा। और दोस्त, इतिहास की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं आपका वैदिक सभ्यता पर। आज हम जानेंगे आर्यों के बारे में। ठीक है, आर्य कहां से आए थे, किन किन विद्वानों का क्या क्या कथन है, सब कुछ डाउट आपके दूर होने वाले हैं। ठीक है दोस्त, देखिए, आइए अपने टॉपिक पर। वैदिक सभ्यता, जो हमारी वैदिक सभ्यता थी दोस्त, ये 2 भाग में डिवाइड थी। यानी कि हम कह सकते हैं एक पूर्व वैदिक काल और एक हम कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जो हमारी वैदिक सभ्यता थी ये 2 भागों में डिवाइड थी। एक मैंने आपको बताया पूर्व वैदिक काल, एक बताया आपको मैंने उत्तर वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल को हम कहते हैं प्री वैदिक पीरियड। क्या कहते हैं? प्री वैदिक पीरियड के नाम से इसको जानते हैं। और दोस्त, उत्तर वैदिक को कहते हैं हम पोस्ट वैदिक पीरियड। क्या कहते हैं? पोस्ट वैदिक पीरियड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है दोस्त, अगर बात करूं मैं पूर्व वैदिक काल के समय की, यानी कि इसका जो समय है वो 1500 बीसी से लगाकर 1000 बीसी तक क्या है, इसका समय सीमा है। और दोस्त, उत्तर वैदिक काल की जो समय सीमा है वो है 1000 बीसी से लगाकर 600 बीसी तक। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। काफी बच्चों का डाउट रहता होगा बीसी और एडी को लेकर, तो दोस्तों मैं आपका जो है डाउट दूर कर देता हूं। देखिए, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, ईसा मसीह। क्या सुना होगा? व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, ईसा मसीह। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ध्यान दीजिएगा। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बीसी, यानी कि बिफोर क्रस्ट। ठीक है, और दोस्त, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को क्या कहा जाता है? एडी कहा जाता है, यानी कि एनो डोमिनी। जैसे वर्तमान में चल रहा है क्या? 2023। ठीक है दोस्त, और दोस्त अगर मैं बात करूं बीसी की, बीसी क्या है दोस्त? यह है आपका 261 बीसी। क्या है? 261 बीसी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ईसा मसीह के जन्म से पहला समय क्या कहलाता है? बीसी कहलाता है, यानी कि बिफोर क्रिस्ट कहलाता है। और दोस्त, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को क्या कहते हैं? हम एडी कहते हैं, यानी एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आप सभी का ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे। जो हमारा पूर्व वैदिक काल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई है। ठीक है, केवल ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई है? ये हुई है आपकी पूर्व वैदिक काल में। और दोस्त, जो हमारे शेष 3 वेद बचे हैं, कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन तीनों की रचना किस में हुई है? उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारी ये वैदिक सभ्यता थी, जो हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता, इसका जो निर्माण है किसने करा था? वैदिक सभ्यता का जो निर्माण है ये किया था किसने? आर्यों ने। किसने किया था? आर्यों ने। आर्यों ने जो है वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया था? आर्यों ने। ठीक है, और आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है दोस्त श्रेष्ठ, या हम कह सकते हैं कुलीन। क्या कह सकते हैं? श्रेष्ठ या कुलीन के नाम से हम इसको जान सकते हैं। ठीक है दोस्त, और जो हमारी ये वैदिक सभ्यता थी ये क्या थी? ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे हम गांव में रहते हैं, ये भी एक इसी प्रकार की क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है दोस्त, चलिए। और दोस्त, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं? यहाँ से पूछा जाता है कि आर्यों के निवास स्थान क्या है। देखिए, आर्यों के निवास स्थान को लेकर क्या क्या इतिहासकारों के मत है, किन्होंने क्या क्या कहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्त, देखिए, सबसे पहले है हमारे इतिहासकार मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। कहाँ के थे ये? जर्मनी के निवासी थे। मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे ये कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। दोस्त, मैक्स मूलर ने बताया है कि आर्य जो है ये हमारे देश के नहीं थे, यानी कि भारत के नहीं थे। ये कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है दोस्त, और दोस्त इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस बात की जानकारी हमें मिलती है बोगजगोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख से। इन 2 अभिलेखों से हमें पुष्टि हुई है कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है दोस्त, और दोस्त हमारे इतिहासकार रहे हैं
बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, यानी कि नॉर्थ पोल से आए थे। ठीक है जी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि आर्य जो है ये कहां से आए थे, ये तिब्बत वाले क्षेत्र से आए थे। और इसी प्रकार से हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं गौलकिस महोदय। इनके द्वारा कहा गया है कि ये डैन्यूब नदी घाटी के क्षेत्र से आए थे। कौन? आर्य। आर्यों के बारे में बात चल रही है। ठीक है दोस्त। और नरहरिंग, इन्होंने कहा था कि आर्य जो है दक्षिणी रूस से आए थे। दोस्त ये जो हमारे इंपोर्टेंट कथन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्त इसमें जो रियल और ऑथेंटिक माना गया है ये माना गया है मैक्स मूलर का। क्या? मैक्स मूलर का कथन माना गया है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। तो आपको मैक्स मूलर के अनुसार कौन सा आंसर लगाएंगे? मध्य एशिया। ठीक है दोस्त। और दोस्त जो हमारे आर्य थे, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, मैं हिंदी में आपसे बातें कर रहा हूं, तो आर्य जो है, आर्यों ने वेदों की रचना की है। और वेदों की रचना किस में हुई है? संस्कृत में हुई है। ठीक है जी। तो आर्यों की भाषा क्या हो गई? संस्कृत हो गई। और दोस्त जो हमारे आर्य समाज था, आर्य समाज था जो हमारा, ये कितने भागों में बटा हुआ था? ये आपका 5 भागों में बटा हुआ था। कौन? आर्य समाज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर्य समाज कितने भागों में बटा हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? 5। 5 भाग कौन कौन से? एक आपका कुल था, एक आपका ग्राम था, एक आपका विष था, एक आपका जन था और एक आपका राष्ट्र था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुल के प्रधान को क्या कहते थे? आर्य समाज में जो कुल था, कुल क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी। याद रखेंगे, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी आर्य समाज की? सबसे छोटी इकाई थी आपकी कुल। ठीक है। और कुल का जो प्रधान होता था, कुल का जो मुखिया होता था, उसको हम किस नाम से जानते थे? कुलप के नाम से जानते थे, या इसी को कह सकते हैं हम गृहपति। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है जी। और जो ग्राम का प्रधान होता था उसको हम कहते थे ग्रामीणी। क्या कहते थे? ग्रामणी नहीं, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय की गलती है। इसको हम कहते थे ग्रामीणी। क्या कहते थे? ग्रामीणी कहते थे। और दोस्त विष, विष का जो प्रधान होता था उसको हम क्या कहते थे? विषपति कहते थे। और जन का जो प्रधान होता था, जन का जो मुखिया होता था, वो होता था जनपति। कौन होता था? जनपति होता था दोस्त। और राष्ट्र का जो मुखिया होता था, राष्ट्र को ही हम क्या कह सकते हैं? गण कह सकते हैं। इसका मुखिया होता था राजा, या इसी को हम कह सकते हैं गणपति। क्या कह सकते हैं? गणपति कह सकते हैं। दोस्त देखिए, आर्य समाज कितने भागों में बटा हुआ था? 5 भागों में बटा हुआ था। और सबसे छोटी इकाई कौन सी थी आर्य समाज की? ग्राम थी, जिसका मुख्य प्रधान कौन था? आपका सॉरी ग्राम नहीं, कुल थी। ठीक है। और इसका जो प्रधान था वो कौन था? कुलप था, या गृहपति के नाम से इसको हम जानते थे। चलिए दोस्त, यहाँ से कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है आपके ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। क्या है? ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम यहाँ से एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्त इंपोर्टेंट नोट कीजिएगा। मैंने आपका जितने भी लिए हैं सभी इंपोर्टेंट नदियां हैं। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा काबुल नदी का पुराना नाम क्या था? क्या था? काबुल नदी का ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था? काबुल को कहते थे हम कुंभा, कुंभा के नाम से जानते थे। और दोस्त जो हमारी सिंधु है, सिंधी को सिंध या हिरण्यानी के नाम से जाना जाता था। नोट कीजिएगा, इंपोर्टेंट है। और दोस्त जो हमारी झेलम नदी थी, झेलम नदी को हम वितस्ता के नाम से जानते थे। किस नाम से? झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। और दोस्त चिनाब, चिनाब को किस नाम से जाना जाता था? अश्विनी के नाम से जाना जाता था। इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। और दोस्त अगला है गंडक, ये भी इंपोर्टेंट छापिएगा। गंडक को क्या कहते थे? सदा नीरा कहते थे। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। और दोस्त आगे जो हमारा घग्गर है, घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता था? ध्वसदती के नाम से जाना जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घग्गर नदी का ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था? तो आंसर क्या होगा? ध्वसदती। ठीक है जी। और रावी नदी, रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था? परुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और गोमती को कहा जाता था गोमल। क्या कहा जाता था? गोमती को गोमल कहा जाता था। और दोस्त आगे जो हमारी इंपोर्टेंट नदी है वो है आपकी व्यास। क्या है? व्यास नदी। व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में? ये जाना जाता था आपका विपासा। किस नाम से? विपासा नाम से व्यास नदी को जाना जाता था। ये व्याज नहीं, व्यास है। ठीक है। हमारे टाइपिस्ट महोदय बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है जी। देखिए जो हमारा सतलज है, सतलज भी इंपोर्टेंट नोट कीजिएगा। सतलज को कहा जाता था सतुद्री। क्या कहा जाता था? सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता था।
ठीक है दोस्त, चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं। यानी कि जो हमारा ये आर्य समाज था, जो हमारा ऋग्वैदिक काल था, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इनकी मुख्य बातें क्या क्या थी, इनमें क्या क्या क्वालिटी थी। देखिए जो हमारा ये समाज था, कौन सा आर्य समाज था, या हम कह सकते हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज, कैसा था ये था आपका पितृसत्तात्मक। क्या था ये? पितृसत्तात्मक समाज था। और मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो में बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, ये थी मातृसत्तात्मक। ठीक है जी। और दोस्त इनकी जो भाषा थी, आर्यों की भाषा मैंने आपको बताई है संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। और दोस्त इनके अगर बात करें प्रमुख देवता की, यानी इनके मुख्य देवता कौन थे जिनकी ये पूजा करते थे, ये थे आपके इंद्र। कौन थे? इंद्र थे। और दोस्त अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर वैदिक काल में, ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में आपका इनके देवता कौन थे? वे थे आपके प्रजापति। कौन थे? प्रजापति थे। और दोस्त जो हमारे ये आर्य थे, आर्य क्या थे? हमारे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यानी कि ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। ठीक है जी, ये बात होगी। और दोस्त यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जाता है, जो आर्य थे, आर्य ने गाय को क्या कहा? आर्यों ने गाय को कहा अगन्या। और दोस्त अगन्या का अर्थ क्या होता है? जिसकी हत्या न की जा सके। क्या है? जिसकी हत्या न की जा सके। क्या पता कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी इंपोर्टेंट छापिएगा। गाय को क्या कहा जाता था? अगन्या। और अगन्या का मतलब क्या होता है? जिसकी हत्या ना की जा सके। और दोस्त इन्होंने जैसे गाय को कहा अगन्या, इन्होंने इसी प्रकार से मरुस्थल को क्या कहा? मरुस्थल को इन्होंने धन्व कहा। और समुद्र को इन्होंने पारावत कहा। ठीक है जी, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट कीजिएगा। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी, समुद्र बताया। समुद्र को आर्यों ने किस नाम से पुकारा? समुद्र को इन्होंने पुकारा पारावत के नाम से। ठीक है जी। और जो को क्या कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आर्यों ने जो को किस नाम से पुकारा? ये कहा जो को यव कहते थे। क्या कहते थे? जो को यव कहते थे। और दोस्त तांबे को क्या कहते थे? ये तांबे को लोहित अयस्क कहते थे। तांबे को लोहित अयस्क कहते थे। कौन? आर्य। और दोस्त गोचर भूमि के अधिकारी को ये क्या कहते थे? एक गोचर भूमि होया करती थी, गोचर भूमि के जो मुख्य अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? बाजपति। क्या कहते थे? बाजपति या वाजपति भी हम कह सकते हैं। ठीक है जी। गोचर भूमि के मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? वाजपति। ठीक है जी। और इनका एक गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते थे? उसको पुरप कहते थे। क्या कहते थे? पुरप कहते थे। और क्वेश्चन एक इंपोर्टेंट पूछा जाता है बहुत ज्यादा, कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते थे? यानी कि जिस महिला ने पूरे जीवन भर अपनी शादी नहीं की, वो कन्या ही रही, ठीक है, उसको क्या कहते थे? उसको अमाजू कहते थे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। ठीक है जी दोस्त। और दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसएससी सीजीएल 2021 प्री। ठीक है जी। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? देखिए, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा थी। क्या थी? लोहा थी। और दोस्त लोहे को क्या कहते थे? ये श्यामयस्क कहते थे। और सीजीएल में क्वेश्चन क्या पूछा गया? सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया आपका, क्वेश्चन था आपका आर्यों को लोहे का ज्ञान कहां से हुआ? तो दोस्त मैं बता देता हूं, आर्यों को लोहे का ज्ञान कहां से हुआ? यूपी में। कहां से हुआ? यूपी में एक जगह पड़ती है इटावा, नाम सुना होगा। यूपी के इटावा के अतिरंजा खेड़ा। कहां से? यूपी में इटावा के अतिरंजा, क्या है ये? यूपी में इटावा के अतिरंजा खेड़ा से क्या हुई है? लोहे की जानकारी प्राप्त हुई है, या लोहे का ज्ञान हुआ है। किसको? आर्यों को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छापिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे जो हमारा ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या हुआ था? ऋग्वेद में इंद्र के क्या हुआ था? 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया गया था। यानी कि इंद्र का जिक्र ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में इंद्र का कितनी बार जिक्र है? 250 बार। ठीक है जी। और अग्नि का 200 बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से भी। ठीक है जी। और विष्णु का 100 बार। और दोस्त शिव का 3 बार प्रयोग किया गया है। और दोस्त सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो 55 बार किया गया है। और दोस्त यमुना नदी का जो है उच्चारण कह सकते हैं हम, यम मंत्रों का प्रयोग कह सकते हैं। कितनी बार किया है? 3 बार किया है। यहां से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका छपने वाला है, तो इसको भी आप दिमाग में छाप के जाइएगा। और दोस्त गंगा नदी का इंपोर्टेंट है, गंगा नदी का कितनी बार प्रयोग किया गया है?
3 बार। और दोस्त सरस्वती नदी का जो प्रयोग है वो 50 बार किया गया है। और दोस्त जो ये सरस्वती नदी थी, आपसे पूछा जाएगा कि आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी आपकी सरस्वती। ठीक है जी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इंद्र का कितनी बार जिक्र किया है? 250 बार। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्त ये था हमारा आज का वैदिक सभ्यता। दोस्त हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो वैदिक सभ्यता, या हम कह सकते हैं वेद और वेदांगों के बारे में होने वाली है। उसमें हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्त, तो दोस्त वीडियो से जुड़ना नहीं भूलना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को यार लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए ही ये इतनी मेहनत की जा रही है। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।